प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज शब्द रचना के विशेष तत्व की प्रथम कड़ी समास के बारे में बता रहे हैं। समास शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम माने बराबर, आस माने आशय। समास का अर्थ है विग्रह करने के बाद समान अर्थ निकले या मिलता जुलता अर्थ निकले और विभक्तियों आदि का लोप हो जाए। वाक्य रचना में इन शब्दों का प्रयोग करते समय ज्यादा न लिखना पड़े, तो वही समास कहलाता है। समास के दो पद होते हैं, प्रथम पद, उत्तर पद। समास, समास विग्रह और समास नाम, तीन कॉलम बनाए जाते हैं परीक्षा में। यद्यपि अगर प्रतियोगी परीक्षा है तो कॉलम की जरूरत नहीं है, वहां तो गोला बनाया जाता है। बस आपको कुछ विशेष ट्रिक अपनाना है कि समास को हम कैसे पहचानें। समास, समस्त पद समास। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत है संधि। अगर दो परिभाषाओं को, दो विरोधी परिभाषाओं को समझेंगे तो समास समझ में आ जाएगा। जैसे संधि किसे कहते हैं? दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, और समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो समास और संधि में बस इतना ही अंतर है कि संधि दो अक्षरों से मिलकर होती है और समास दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। और इस समास में विभिन्न विभक्तियों का, कारक चिन्हों का भी लोप हो जाता है। तो आइए, समास की परिभाषा हो गई कि दो शब्दों से के मिले योग को हम समास कहते हैं। या केवल ट्रिकबाजी में जान लीजिए कि जहाँ दो पद जुड़े हों और उनको जोड़ने के बाद उसकी विभक्ति का लोप हो जाए, वो समास कहलाता है। आइए, समास की परिभाषा हो गई। समास के भेद आज मैं ये बता देना चाहता हूँ एक विशेष शैली में कि एक ही दिन के तैयारी में आपको 6 समास की परिभाषा और अंतर करने का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो जैसे समास के भेद 6 होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, तथा छठवां है तत्पुरुष समास। यूं तो हर समास की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन मैंने अनुभव से इन समास की परिभाषाओं में सूक्ष्म अंतर करना आपको सिखाना चाहता हूं। मैं सूक्ष्म अंतर कर लिया है मैंने, और उसी अंतर को हर परिभाषा में लागू करते करते अंततः सारी परिभाषाओं पर एक ही अंतर थोड़ा थोड़ा मतांतर से करते चले जाएंगे, सारी परिभाषा तैयार हो जाएगी। जैसे द्वंद्व समास, ये हम पहला नंबर चलते हैं द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास में क्या है? ऐसा, इसकी लंबी परिभाषा है कि जब समास विग्रह करने पर दोनों पद की प्रधानता हो तथा बीच विग्रह करते समय च, एवं, तथा और आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह द्वंद्व होता है। लेकिन हम सबसे पहले ट्रिक में चलते हैं कि द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध, बराबरी का। दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे माता और पिता। ठीक है, तो हम इस आज परिभाषा ही चलाएंगे, फिर अगले दिन अगले कड़ी में एक एक समास को पहचानने का अलग अलग तरीका। परिभाषा क्या है रखने का? सबसे आसान तरीका है कि एक ही परिभाषा आप बनाएं और थोड़ा सा अंतर करते करते चलें। जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन विग्रह करते समय च और आदि शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता च पिता च, पितरौ, माता पितरौ, माता च पिता च। ठीक है, ये द्वंद्व समास की परिभाषा हो गई। याद रखिए, पुनः पुनरावृत्ति की ओर चलते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन विग्रह करते समय च और तथा एवं आदि अक्षरों को या शब्दों को जोड़ना पड़ता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब आइए द्विगु समास, ये दूसरा समास है। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें भी दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन एक पद यानी प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे चौराहा, राह, वटी, पंचवटी, यानी 1, 2, 3 की गिनती हो और
संज्ञा शब्द हो या विशेषण शब्द हो तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो हमने एक प्रश्न चुना, एक परिभाषा की द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन विग्रह में अंतर होता है। क्या? च एवं तथा आदि शब्दों को जोड़ा जाता है। द्विगु समास में भी दोनों पद की प्रधानता होती है। हमारा यह पहचानने का तरीका बस इतना ही है कि दोनों पद की प्रधानता, लेकिन प्रथम पद में संख्या शब्द जुड़ा होता है, जैसे दो रास्ते, दो, एक, दो, 100, सैकड़ा आदि शब्दों का शत आवधि, शत माने 100, आवधि माने वर्ष, 100 वर्षों का 100 सालों का समूह शताब्दी। ठीक है, तो आप इसमें विग्रह करते समय क्या करेंगे? एक शब्द संख्यावाची रहेगा और दूसरा विशेष संज्ञा रहेगा। चौराहा, 4 राहों, राह संज्ञा हो गई, 4 राहों का समूह। पंचवटी, त्रिलोकी, 1, 2, 3, 3 आया है। यानी द्विगु समास की सबसे पहचान करने की ट्रिकबाजी है क्या कि उसमें गिनती के शब्द रहेंगे, वो द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा है कि इसमें भी दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। हम जानते हैं कि आप जान चुके होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? विशेष प्राय संज्ञा होता है और नाउन भी होता है, अरे संज्ञा और सर्वनाम भी होता है। और दूसरा जो है विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताएं उसको हम विशेष कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर शब्द विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? लड़की की। और विशेष लड़की इसलिए हुई कि विशेषण शब्दों के द्वारा वह लड़की की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लड़की जो है विशेष हो गई। तो आइए, कर्मधारय समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल, विशेषण शब्द हो गया प्रथम पद नीला और दूसरा पद हो गया विशेष यानी कमल। नीला शब्द विशेषण है और कमल शब्द विशेष है। नीला शब्द जो है वो विशेषण इसलिए है कि वह विशेष की विशेषता बता रहा है। तो नील कमल कर्मधारय समास हो गया। दो याद रखिए, इसमें भी तीसरे समास में भी दोनों पद की प्रधानता, लेकिन अंतर क्या हुआ? प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो गया, इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया। अब जो चौथा समास आता है जिसे हम बहुव्रीहि कहते हैं, यहीं से थोड़ा सा ट्रिकबाजी बदल जाती है। इसमें दोनों पद की प्रधानता न होकर के तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे दशमुख, याद रखिएगा, अभी ऊपर जो है हमने द्विगु समास में बताया कि संख्यावाची शब्द होता है। ठीक है, तो दशमुख में भी संख्यावाची शब्द है। विग्रह करना आपको आ गया तो समास अंतर करना आप पहचान जाएंगे। इसमें भी तो 10 है, लेकिन द्विगु समास का विग्रह करते हुए कहेंगे 10 मुखों का समूह। ठीक है, और जब बहुव्रीहि के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे 10 हैं आनंद जिसके, या 10 मुख वाला। यानी न तो 10 की प्रधानता संख्यावाची शब्द की प्रधानता हुई और न ही जो है संज्ञा विशेषता की प्रधानता हुई, बल्कि एक तीसरा पद वाला, वाले आदि शब्द लगा दिया गया तो उस पद की प्रधानता हो गई। तो 10 मुख वाला अर्थात कौन? रावण। तो न तो प्रथम पद की प्रधानता हुई न दूसरे पद की प्रधानता हुई, बल्कि रावण शब्द की प्रधानता हो गई। गजानन, गज है आनंद जिसके, जिसका शब्द लग गया, वाला शब्द लग गया, जिसके शब्द लग गया, वहां बहुव्रीहि समास हो गया, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता हो गई। अब हो गया अव्ययी भाव समास। इसमें भी 2 पद होते हैं, लेकिन प्रथम पद अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा होता है। अव्यय किसे कहेंगे? ऐसा अविकारी शब्द जो व्यय न हो, खर्च न हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। अर्थात इनका हम कितना ही तोड़ मरोड़ कर डालें, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद उपसर्ग भी होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी शब्द की विशेषता लाने के लिए उस शब्द के पहले जो अक्षर लगाते हैं, वर्ण लगाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय ठीक उल्टा, कि किसी भी शब्द में विशेषता लाने के लिए जिस वर्ण या अक्षर को हम शब्दों से पीछे लगाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास में प्रथम पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग भी होगा। तो उपसर्गों की भी विशेषता होती है कि वो बदलते नहीं है, बल्कि
जिसके जिस संज्ञा के पहले लगते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्रउपसर्ग हार धातु में लगा तो प्रहार लग गया, ठीक है। हार धातु में आ उपसर्ग लग गया तो आहार बन गया, वि उपसर्ग लग गया तो विहार बन गया, ठीक है। तो आइए अव्ययी भाव समास में बस विशेषता यह है कि इसमें भी दो पद होते हैं, लेकिन प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो जैसे अब इसका विग्रह क्या होगा, अब प्रतिदिनम, प्रतिदिन, प्रति माने प्रति उपसर्ग भी है और अव्यय भी है, ठीक है। प्रति उपसर्ग और अव्यय धातु वो संज्ञा, इसका अर्थ जब बदलेंगे, हम विग्रह करेंगे तो दोनों का अर्थ बदलेगा नहीं। जैसे प्रति माने रोजाना और दिन माने दिन, रोज दिन, यथाशक्ति। शक्ति अगर संस्कृत में विग्रह करेंगे शक्ति अनिक्रमण्य, अतिक्रमण्य, शक्ति के अनुसार। जब अव्ययी भाव समास में हम विग्रह करेंगे यथाशक्ति का तो इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार, और विग्रह भी वही होगा शक्ति के अनुसार। यानी समास में, इस अव्ययी भाव समास में उस अव्यय का भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब विग्रह किए तो भी उपगंगम, संस्कृत में अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है उप उपसर्ग है, और गंगम इसका अर्थ होगा गंगा के समीप। विग्रह में भी यही लिखेंगे गंगा के समीप, और उपगंगम का भी अर्थ हो गया गंगा। यानी अव्ययी समास में विग्रह करने के बाद भी अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अब आइए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का सूत्र है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिसमें प्रथम, अब तक आप देखते आए हैं कि प्रथम पद की प्रधानता रही है, लेकिन तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या उत्तर पद या बाद का पद की प्रधानता होती है। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष है, इसमें अगर हम विभक्ति का लोप विभक्ति जोड़ते हैं तो विग्रह होगा राजा का पुरुष, ठीक है। पुरुष तो है लेकिन किसका, राजा का। राजपुरुष माने सिपाही, तो सिपाही की प्रधानता हो गई, दूसरे पद की पुरुष की प्रधानता की राजा की प्रधानता हुई, प्रथम पद की प्रधानता नहीं हुई, उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता हो गई राजपुरुष। इसमें तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं, क्योंकि कारक के जो चिन्ह होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। प्रथमाने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने में, षष्ठी का के की, रारे री, सप्तमी में पै पर। तो जहाँ जितनी प्रकार की विभक्ति लोप होगी उतने प्रकार का तत्पुरुष होगा। जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इतने प्रकार के तत्पुरुष होते हैं। एक एक शब्द को, समूह को, हम समास को फिर अगली कड़ी में समझाएंगे। बस आज हमारा उद्देश्य है कि एक ही परिभाषा थोड़े थोड़े परिवर्तन करते हुए सारे समासों में कामयाब होगी। आइए समाहार कर लेते हैं। प्रथम समास क्या है, द्वंद्व समास। ये समास हमने बताया कि द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध, बराबरी का युद्ध, प्रधानता युद्ध, दोनों आपस के अस्तित्व में लगे रहते हैं। रात दिन, दिन की भी प्रधानता है, रात की भी प्रधानता है। सुख दुख, सुख की प्रधानता है, दुख की भी प्रधानता है। कोई दोनों पद जो है किसी से कम नहीं है। तो परिभाषा क्या हो गई, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, और द्विगु समास में भी दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है। जैसे 2 राहा, 4 राहा, पंचवटी, 5 बटियों का समूह, ठीक है। जब इसका विग्रह करते समय लिखेंगे समूह का, और प्रथम याद रखेंगे कि जो गिनतीवाचक शब्द हो और समाहार लगाया जाए तो वो द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में भी दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीलकमल, सुकन्या, सुंदर कन्या, सुंदर विशेषण हो गया, कन्या विशेष्य हो गई, कन्या संज्ञा भी हो गई। तो सुकन्या जो है ये क्या हो गया, कर्मधारय का उदाहरण हो गया। सुकन्या, सुंदर कन्या, विशेषण और विशेष की प्रधानता कर्मधारय में होती है। बहुब्रीहि में दोनों पद की प्रधानता न हो करके तीसरे पद की प्रधानता होती है, अर्थात वाला, वाले, जिसके, जो आदि शब्द जुड़ जाए तो वह बहुब्रीहि समास होता है। अव्ययी समास में 2 पद होते हैं, लेकिन प्रथम पद अव्यय और दूसरा संज्ञा होता है, तथा प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है। जैसे यथाशक्ति, उपगंगम, उपतटम। सुकन्या, सुकन्या में सुपसर्ग हटा देंगे तो यही सुकन्या अव्ययी भाव का
समास का उदाहरण भी हो जाएगी। तो फिर तत्पुरुष समास, इसमें भी तत्पुरुष वह पुरुष अर्थात दूसरा पद। प्रथम अब तक आपने देखा कि दोनों पद की प्रधानता, फिर दोनों पद की प्रधानता, लेकिन च और जोड़ा गया, फिर दोनों पद की प्रधानता में प्रथम पद द्विगु और दूसरा संज्ञा। फिर कर्मधारय में भी दोनों पद की प्रधानता न होकर के, कर्मधारय में दोनों पद की प्रधानता और प्रथम पद विशेषण और विशेष। इसमें देखिएगा कि विशेषण की भी प्रधानता है और विशेष की भी प्रधानता है। विशेषण और विशेष के अभाव में कर्मधारय की पूर्ति नहीं हो पाएगी। बहुव्रीहि में क्या है, दोनों पद की प्रधानता न होकर के तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। अव्ययी भाव में क्या है, प्रथम पद अव्यय और संज्ञा होता है। बहुत शार्ट में परिभाषा को समाहित कर दिया गया है। लंबी चौड़ी परिभाषा, एक एक समास की रटने की जरूरत नहीं है, बस यही ठीक है। तत्पुरुष समास में दोनों पद की प्रधानता न होकर के दूसरे पद की प्रधानता होती है। केवल बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। अब आ जाइए तत्पुरुष में विभक्ति के लोभ के हिसाब से, क्योंकि 6 विभक्तियां मुख्य होती हैं जो कारक संबंधी भूमिका निभाती हैं, इसलिए 6 समास होते हैं तत्पुरुष के। आशा है कि ये परिभाषा और ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब एक एक समास के बहुत से शब्दों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि कई समास के उदाहरण कई समास में लागू होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको पंचानन, अगर आप इसका समूह विग्रह करते हैं 5 आननों का समूह, तब तो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर विग्रह करते हैं 5 मुख वाले, अर्थात पंचमुख कौन, शिव जी, तो शिव जी की प्रधानता हो गई, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है। और ऐसे ही इंदिवर, इंदिवर अर्थात नीलकमल, नीलकमल की आंखों वैसे वाले, तो बहुव्रीहि समास हो गया। अव्यय तो बस एक अव्यय की परिभाषा सबसे आसान है, बस इतना ही रखिए कि 2 पद होता है लेकिन प्रथम पद अव्यय होगा या प्रथम पद उपसर्ग होगा। यथाशक्ति, शक्ति उप गंगम उप तटम, गंगा या समीपम, ठीक है, आदि। ये सारे जो है अव्ययी भाषा। तत्पुरुष में केवल विशेषता होती है कि वह बाद वाला पद प्रधान होता है और कारक विभक्ति के भेद के अनुसार तत्पुरुष के भी 6 भेद हो जाते हैं। हालांकि अभी आपको हम आगे बताएंगे द्वंद्व में भी कई भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वो अगली कड़ी में हम समझाएंगे। लेकिन प्रमुख पायदान पर पहली से ही सारे समासों में अंतर करने की ट्रिक है कि प्रथम पद में द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता, लेकिन विग्रह में च और तथा, द्वंद्व समास में भी दोनों पद की प्रधानता और द्विगु समास में भी दोनों पद की प्रधानता, लेकिन प्रथम पद संख्यावाची। कर्मधारय समास में भी दोनों पद की प्रधानता, लेकिन प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष। बहुव्रीहि समास में भी तीसरे पद की प्रधानता, वाला, वाले, जिसके, जिसको। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, बाद के पद की प्रधानता होती है तो तत्पुरुष। लेकिन विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष के भेद हो जाते हैं 6। अन्य समासों के कुछ कम हैं, द्वंद्व के 3 हैं, द्विगु के कुछ हैं, समाहार द्विगु है, द्वंद्व द्विगु है, इस तरह से अलग अलग हम फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही कि समास क्या है, 2 शब्दों के योग से बने हुए तीसरे शब्द को, समस्त पद को, प्रथम पद द्वितीय पद के जुड़ने वाले शब्द को या सामासिक पद को समास कहते हैं। विग्रह करेंगे तो समास पहचानने की विधि आपको पता चलेगी। धन्यवाद। मातरम।